हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इस सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सपेंडिचर, जिसे हिंदी में कहते हैं खर्चे। ओहो, खर्चे ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसे क्या समझाना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं पैसा, है ना। मम्मा आज मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, पापा आज मेरी पॉकेट मनी खर्च हो गई। ओके, आपने कहीं ना कहीं पेमेंट किया है पैसों का, इट मीन्स खर्च हो गया है। भैया आपने खर्चा क्यों किया है? कहीं आपने कोई सामान खरीदा होगा, कहीं आपने कोई एंजॉयमेंट किया होगा, है ना, कहीं आपने मोबाइल चार्ज करवाया होगा। इट मीन्स जिस चीज में आपको फायदा मिल रहा है आपने वहां पे अपना पैसा खर्च किया है। ठीक है, तो बिजनेस में भी, है ना, हम एक्सपेंडिचर उन पेमेंट्स को बोलेंगे, उन खर्चों को, उन पेमेंट्स को बोलेंगे जहां बिजनेस ने कोई गुड्स एक्वायर किया है, कहीं कोई एसेट्स एक्वायर करी है या किसी सर्विस का फायदा उठाया है। ठीक है, तो बिजनेस जब कोई गुड्स एक्वायर कर रहा है, किसी एसेट्स को परचेज कर रहा है, किसी सर्विस का फायदा उठा रहा है और उनके लिए पेमेंट करता है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एक्सपेंडिचर बिलोंग्स एनी पेमेंट मेड टू ऑब्टेन एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और इंक्रीज अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, है ना। अगर आपकी कोई लायबिलिटी भी हुई है, क्योंकि आपको पेमेंट तो करना है, तो वो भी किस में आएगा? आपका क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजीगत खर्चे। ऐसे खर्चे जो आपके एक बार हो गए, है ना, लेकिन उनका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, है ना। तो वो खर्चे आपके क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर, एक खर्चे का फायदा, लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर, हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए हमें उस खर्चे का फायदा मिलता है, तो वो खर्चे आपके क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसे हमें सिंपली याद रखना है कि अगर हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं और उस एसेट्स को परचेज करते समय अगर हमने उस पर कोई एक्सपेंसेस किया है या हमारे पास ऑलरेडी जो एसेट्स है अगर हमने उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस, कोई खर्चा किया है, तो वो किस में आएगा? आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो एग्जांपल: परचेज एंड एसेट्स एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग परचेज ऑफ एसेट्स एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। हमारे पास ऑलरेडी एसेट्स है, हमने उसमें इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्सपेंसेस किया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब हम इसे दिखाते का है, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो हमें इन्हें रिकॉर्ड करना है। ओके, तो फाइनल अकाउंट में अगर हम बात करें तो ये एक्सपेंडिचर जो है आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो होता है। अब आप कहोगे एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, तो भाई बैलेंस शीट में, तो भाई हमने ये एक्सपेंडिचर हम किन्हें कह रहे हैं? जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स को हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ओके, नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हिंदी में कहते हैं आयगत खर्चे। आयगत खर्चे ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें 1 साल के लिए ही मिलेगा, है ना। 1 साल से ज्यादा के लिए अगर हमें बेनिफिट मिलता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जिनका बेनिफिट हमें 1 साल विद इन आपका अकाउंटिंग ईयर जो है, उसी अकाउंटिंग ईयर में आपको उसका फायदा मिलने वाला है, तो वो खर्चे आपके क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम क्या कह सकते हैं? एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं और कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका फायदा हमें क्या होता है? सिर्फ हमारे अकाउंटिंग ईयर के लिए ही हमें मिलता है। If the benefit of expenditure is existed within a year, okay, हमें केवल 1 ईयर के लिए ही इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे आपने सैलरी दी, आपने वेजेस दिया,
आपने रेंट दिया है, किराया है ना, आपको इंटरेस्ट आपने पे किया है, तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या है, ये सारे एक्सपेंडिचर क्या है, आप खर्च करते हो पैसा, लेकिन उनका बेनिफिट आपको 1 साल के लिए मिलता है। आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो जितना काम कर रहा है आप उसको उतनी ही तो सैलरी देते हो, आप एडवांस सैलरी थोड़ी देते हो कि भाई नेक्स्ट ईयर की भी तू अभी ले जा सैलरी, नहीं ना, नेक्स्ट ईयर वो वर्क करेगा, हम उसे नेक्स्ट ईयर वो सैलरी देंगे। ओके, तो जो करंट ईयर से रिलेटेड आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो खर्चे कर रहे हो, जिनका फायदा आपको उस करंट ईयर में ही मिलेगा, वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ओके, अब अकाउंटिंग में हम इन्हें रिकॉर्ड या इन्हें कहाँ दिखाते हैं, शो कहाँ करते हैं, तो क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है 1 साल से रिलेटेड है, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या P&L अकाउंट के डेबिट में, तो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपेंडिचर कौन सा है। जैसे सैलरी हुआ तो P&L अकाउंट के डेबिट में, और वेजेस हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ओके, नाउ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये आपको 12th में जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन फिर भी हमें यहाँ इसका मीनिंग आना चाहिए। अब देखो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपके रिवेन्यू नेचर के हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर के हैं, लेकिन वो चार्ज जो है वो 1 साल से ज़्यादा टाइम में भी चार्ज होते हैं। तो ऐसे खर्चे जो होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थगित आयकर खर्चे। ओके, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक संपत्तियां। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम ऐसे कौन से खर्चे हैं, कैसे खर्चे हैं, जैसे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पर अगर आपने बहुत कम अमाउंट खर्च किया है ना, 5,000 रुपये, जैसे मेरे साड़ियों का बिजनेस है श्रीकांत ब्रदर्स के नाम से, अब मैंने मेरे श्रीकांत ब्रदर्स की जो मेरे साड़ियों का जो बिजनेस है, मुझे उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तो मैंने बस 4-5 हज़ार रुपये खर्च किए, तो उसका फायदा क्या होगा, मैं 1 ही साल में उठाऊंगी, और उस कम अमाउंट को मैं 1 साल का खर्चा बता सकती हूँ, तो वो किसमें आ जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट पे 10 लाख रुपए खर्च कर दिए एक साथ, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनवा दिए और न्यूज़पेपर में दे दिया, न्यूज़ चैनल्स में दे दिए, वीडियोस बनवा दिए, आप लोग देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, है ना, तो अगर मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो क्या उसका फायदा केवल 1 साल के लिए उठाऊंगी मैं, भाई इतना बड़ा अमाउंट मैंने खर्च किया है ना, तो उसका फायदा भी क्या होगा, मुझे आने वाले 5-6 सालों तक मिलना चाहिए। ठीक है, और उसको मैं 1 ही साल का खर्चा तो नहीं बता पाऊंगी, क्यों, क्योंकि 10 लाख रुपए का अगर एक साथ खर्चा बताऊंगी तो उस ईयर में मुझे प्रॉफिट तो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे खर्चों को हम क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं, तो जितना चार्ज करते हैं उसे हम दिखाते हैं P&L अकाउंट के डेबिट में, और जो रिमेनिंग होता है उसे हम दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट्स में। तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो आपके आते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर, है ना, ये नेचर में किस टाइप के हुए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के, बट इस रिटर्न ऑफ यानी जो चार्ज किया जाता है इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा जो है ईयर्स में इन्हें चार्ज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने 10 लाख रुपीज जो है वो क्या किए, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर दिए। अब मैं 10 लाख रुपीज एक साथ अगर मैं अपना एक्सपेंसेस बताती हूँ तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1 ही साल में कम हो जाएगा। अब मैं हर साल 2 लाख रुपए चार्ज करती हूँ, है ना, तो ये 2 लाख रुपए जो चार्ज करती हूँ एवरी ईयर, ये तो दिखाऊंगी मैं आपके P&L अकाउंट में। ओके, रिमेनिंग कितना रहा, 1 लाख फर्स्ट ईयर में, तो वो मेरा किस साइड शो होगा, एसेट साइड में। ओके, नेक्स्ट ईयर फिर 2 लाख
चार्ज करूंगी तो वो दिखाऊंगी पे अंडर अकाउंट में। रिमेनिंग कितना रहेगा 6 लाख, किस साइड शो होगा, एसेट साइड में। नेक्स्ट ईयर फिर मैं 2 लाख शो करूंगी, है ना, तो वो पे अंडर में। इस तरीके से मैं इस 10 लाख रुपीस को क्या करती जाऊंगी, राइट ऑफ करती जाऊंगी। तो ऐसे खर्चे जो आपने एक साथ कर दिए लेकिन उन्हें चार्ज भी करना है एवरी ईयर, और उन्हें आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम एज एसेट्स भी शो करते हैं, वो खर्चे किस क्या कहलाएंगे, आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं, काल्पनिक संपत्तियां भी कहते हैं। ओके, नाउ आवर टर्म इज एक्सपेंसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यय। ठीक है, तो एक्सपेंसेस का मीनिंग उस अमाउंट से है जो आप इनकम को जनरेट करने के लिए, है ना, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आप जो भी गुड्स और सर्विस यूज कर रहे हो, है ना, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो बिजनेस में, उसकी जो कॉस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे। ओके, गुड्स और प्रोडक्ट जो भी यूज कर रहे हो उसकी जो कॉस्ट हो रही है, उसका कॉस्ट का जो अमाउंट है ना, उसे आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस कहेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस जो भी हो रहा है वो आपकी बिजनेस में कैपिटल को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कम करता है। ठीक है, और जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओके, नाउ types of expenses. So there are 2 types of expenses, outstanding expenses and prepaid expenses. Outstanding expenses जिन्हें हम कहते हैं बकाया व्यय, है ना, ऐसे expenses जो अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है लेकिन वो हो गए, है ना, वो expenses आपके बन तो गए हैं, यानी उस जिस पर भी आपको पेमेंट करना है उस चीज का आपने फायदा, तो आपने सर्विस तो उठा ली है, आपको फायदा तो मिल गया है, लेकिन उसका पेमेंट करना अभी बाकी। हम भी होता है ना, कई बार करे यार बाद में दे देंगे पैसा, प्लीज प्लीज आप ये काम कर दो, इसका मतलब आप उस चीज का काम तो करवा रहे हो लेकिन उसका पैसा अभी तक आपने नहीं दिया है ना, तो वो एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इनकर्ड, जो एक्सपेंसेस हो तो गए हैं बट हैज नॉट बीन पेड, लेकिन वो अभी तक पे नहीं हुए हैं। क्या इसे हम ये कह सकते हैं जो करंट ईयर का है लेकिन करंट ईयर में अभी तक हमने पे नहीं किया है, क्योंकि हमें पे करना बाकी है, इसीलिए वो हमारे बिजनेस की क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, अब जैसे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 मेरा अकाउंटिंग ईयर है ना। अब मेरे यहाँ जो एम्प्लॉय काम करता है, मैंने इसको जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 मंथ की सैलरी जो उसकी बनती है 45,000 रुपीज, ये मैंने उसे पे नहीं करी है और वो मेरे यहाँ अभी एज ए एम्प्लॉय है ना। तो देखो मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या था, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो जनवरी 2020, फरवरी 2020 एंड मार्च 2020 ये 45,000 रुपीज एज ए सैलरी मैंने पे नहीं किया है अभी उसको, और वो एक्सपेंसेस मेरा बनता तो है क्योंकि सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। आज वो मेरे यहाँ काम कर रहा है तो मुझे उसको सैलरी देनी ही पड़ेगी, तो वो एक्सपेंसेस तो मेरा हो गया है, लेकिन मैंने इस ईयर में उसको ये 45,000 रुपीज नहीं दिए। तो इस करंट ईयर, इस अकाउंटिंग ईयर के लिए, सॉरी करंट ईयर नहीं, इस अकाउंटिंग ईयर के लिए ये 45,000 जो अनपेड है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मीनिंग पहले से हमने पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट, ऐसा एक्सपेंसेस जो आपने पेमेंट तो कर दिया है लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आपको या तो नेक्स्ट ईयर में या उससे नेक्स्ट ईयर में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो एन एक्सपेंसेस दैट हैज बीन पेड, जो आप पे कर चुके हो,
in advance, but the benefit of which will be available in next year. या हम ये बोले कि ऐसा एक्सपेंसेस जो हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, लेकिन उसका पेमेंट हमने क्या किया है, एडवांस में दे दिया है, पहले ही दे दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा अकाउंटिंग ईयर, ये वाला जो ईयर है वो अभी क्या है, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021, है ना। अब मेरे जो साड़ियों का बिजनेस है ना, तो वो मेरा जो शोरूम है वो किराए पर है, मुझे किराया देना होता है। अब किराया जो है वो मेरे शोरूम का है 15,000 पर मंथ। कितना है, 15,000 पर मंथ। अब मैंने 1 अक्टूबर 2020 को मैंने 15,000 इंटू, है ना, मैंने 1 मंथ का किराया दे दिया। यहां ध्यान दो, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। मुझे मेरे शोरूम का किराया देना होता है 15,000 रुपये पर मंथ, है ना। अब मैंने अभी 1 अक्टूबर को 15,000 रुपये 8 महीने के दे दिए, तो 8 महीने के कितने हो गए, 1,20,000 रुपये, है ना। जबकि अगर इस ईयर की बात करूं तो एक्सपेंसेस बनता कितना है, इनकर्ड कितना हुआ है, 15,000 इंटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 90,000, और मैंने पे कितना किया है, 1,20,000। इट मीन्स 30,000 जो है मैंने क्या किया है, एडवांस पे किया है ना। तो ये 30,000 जो मैंने एडवांस पे कर दिया, ये मैंने किस ईयर के लिए कर दिया, नेक्स्ट जो मेरा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा, मैंने उस ईयर के लिए भी 30,000 एडवांस पे कर दिया। तो ये जो एडवांस पे किया है वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, अब क्योंकि मैंने एडवांस पे किया है, वो तो नेक्स्ट ईयर का है ना, ठीक है, तो वो मेरी क्या हुई है, एसेट्स हुई है। भाई मेरा रुपया आपके पास वहां पर जमा है, मैं नेक्स्ट ईयर भी जितना जमा है उतनी तो मेरा शोरूम किराए पर रखूंगी ना, मैं खाली थोड़ी करूंगी, मैंने आपको एडवांस पैसे दे दिए हैं। ओके, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एसेट्स फॉर बिजनेस। ओके, नाउ आवर टर्म इज लॉस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हानि। तो आपको पता है लॉस कब होगा, जब आपकी इनकम कम है, आपकी रेवेन्यू कम है और आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो वो क्या है, आपका लॉस है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि लॉस और प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट हम आगे पढ़ रहे हैं, तो लॉस और प्रॉफिट दोनों ही बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होना चाहिए। ओके, और दोनों ही एक पर्टिकुलर आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। क्लियर, रेवेन्यू से जब एक्सपेंसेस ज्यादा हैं एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, तब आपको क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस जो है आप ऑनर की कैपिटल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ओके,